प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पूरक पाठ्यपुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 8 तक हम पढ़ चुके हैं। ये अंतिम अध्याय है जिसका नाम है दो पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज़ को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 1942 में जो आंदोलन शुरू हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। बहुत समय से जो कुछ भी चला आ रहा था, अत्याचार जो अंग्रेज लोग किए जा रहे थे और हमारे भारतीयों में से ही कुछ भारतीय जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, ये उन सब का परिणाम था और ये अब अंतिम चरण पर आ पहुंचा था। इसके बारे में किसी भी प्रकार की आलोचना या सफाई या इन सब के बारे में बहुत कुछ कहा भी गया है, बहुत तरीके से सफाई भी दी जा चुकी है। फिर भी ये जो लेखन था, ये जो कुछ भी कहा गया था, इसमें असली बात कहीं छुप गई थी, क्योंकि इसका जो राजनीतिक पहलू था, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज़ को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया जो राजनीति से कहीं अधिक गहरा था। लोगों की मानवीय भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब यह राज्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्हें अंग्रेजी शासकों को अब भारत छोड़कर जाना ही होगा। अब कोई भी उनकी जो जातियाँ थी, जो उनके अत्याचार थे, उसे सहन नहीं करना चाहता था। आगे देखिए, व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था, जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोली कांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जनांदोलन था। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अब जो जनता थी, भारत के लोग थे, वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो चुके थे। अब वे किसी भी तरह से अंग्रेजी शासन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। अब वास्तव में उन्हें किसी नेतृत्व की भी आवश्यकता नहीं थी। हर व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसलिए जनता की ओर से ही अचानक प्रदर्शन होने लगे, विस्फोट में वे अपना कार्य करने लगे, विस्फोट करने लगे जगह जगह, और असंगठित प्रदर्शन होने लगा। इन्हें कोई योजना नहीं होती थी, परंतु लोग स्वयं ही गुटों में निकल कर प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे, और जिसका अंत होता था हिंसात्मक संघर्ष, जिसका जो लोग हिंसात्मक रूप से भिड़ जाया करते थे। कई जगहों पे तोड़ फोड़ मचाते थे,
ज़बरदस्त और शक्तिशाली जो नेता सेना हुआ करती थी उसके विरोध हो रहे थे। जहाँ देखो वहाँ अंग्रेजी सेना जो थी उसका विरोध बढ़ता जा रहा था। लोग जगह जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे, हिंसा कर रहे थे। किसी भी तरह से वे अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी सरकार का विरोध करने में लगे हुए थे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। इससे पता लगता है कि जनता में कितना आक्रोश था, वे कितने ज़्यादा विरुद्ध हो गई थी इस सरकार के। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में अंग्रेजी शासकों के प्रति कोई विरोध नहीं था, और बाद में उनके जो नेता थे उनकी गिरफ्तारियां होने लगी थी। लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को और ज़्यादा भड़का दिया। जैसे जैसे उनके प्रिय नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी, उसके बाद हत्याकांड होने लगे, गोलीकांड होने लगे, जिसके कारण जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई। वे इतने क्रुद्ध यानी क्रोधित थे और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। अब उनका आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय जो नेता थे वो भी सामने आए। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाला और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण भी किया गया। लोगों ने उनका अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, लेकिन उन्होंने जो भी निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। वे चाहते थे कि बिना हिंसा के लोग जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, लेकिन अब वो पर्याप्त नहीं था। लोग हिंसा पर उतर आए थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसको पैदा करने की या जिसको नेतृत्व की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति का आक्रोश मिलकर अपने आप ही वो सड़कों पर उतर आए थे। अब वे किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। अब उन्हें किसी के नेतृत्व की या किसी के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे जान क्यों न चली जाए, चाहे अपने प्राण क्यों न गंवाना पड़े, परंतु अब किसी भी तरह से वो जो ब्रिटिश सरकार है उसका शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण कार्य किया। ये 1942 ईस्वी की बात है, जब देश के कोने कोने से युवा पीढ़ी जो है, युवा वर्ग जो है, वो लोग सामने आने लगे। इनमें विशेषकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हुआ करते थे। उनमें एक नरम दल के लोग भी थे, गरम दल के लोग भी थे। मतलब कुछ उसमें हिंसा में विश्वास रखते थे कि चाहे हमें हिंसा ही क्यों न करना पड़े लेकिन हम विरोध करेंगे, और कुछ ऐसे भी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही में लगे हुए थे। अर्थात दोनों ही तरह की कार्यवाही हो रही थी। दोनों ही तरह से जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग जो है, युवा लोग थे, उन्होंने सरकारी जो ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध शुरू कर दिया था। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए, लेकिन यह बल निहत्था था, बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके थी, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। इस प्रकार का जो गदर, इस प्रकार का जो आंदोलन, इस प्रकार की जो क्रांति थी वो सन 1857 में हुई थी। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को अब यह 1942 में पूरी तरह से चुनौती देने को तैयार थे। लेकिन ये जो बल था ये निहत्था था। निहत्था यानी जिनके पास हथियार नहीं थे, और ये बहुत बड़ी संख्या थी। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण थी और बेमौके थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये निहत्थे लोग थे, असंगठित थे, इनकी कोई योजना नहीं थी, और दूसरी तरफ ये जिसका विरोध कर रहे थे वो एक सुसंगठित, एक पूरी तरह से संगठित और
हथियारबंद सैनिक शक्ति थी, यानी जिनके पास हथियार थे, हर तरह के हथियार जिनके पास मौजूद थे, एक ऐसी पूरी सैनिक शक्ति थी। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। ये जो सैनिक शक्ति थी ये काफ़ी बड़ी और बलशाली और सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी, जिसका सामना करना इतना आसान नहीं था। उस भीड़ ने न तो इस द्वंद्व की तैयारी ही की थी और न ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी। तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। अब ये जो शक्ति, ये जो भीड़ पैदा हुई थी, जो जनता इकट्ठी हो रही थी, जो जन आंदोलन कर रहे थे, वे इस द्वंद्व की तैयारी के साथ नहीं आए थे। उन्होंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी, न तो उनका कोई संगठन था, न ही उनकी कोई योजना थी, और न ही उन्होंने किसी समय या किसी अच्छे समय का चुनाव किया था, है ना। जब आप किसी से युद्ध करने जा रहे हो तो एक सही समय का चुनाव करना आवश्यक है। जितनी सेना है उसके हिसाब से अपनी सेना तैयार करना, अपने पास बल है या नहीं है उसका चुनाव करना आवश्यक होता है, वरना मुंह की खानी पड़ती है। तो कुछ इसी प्रकार से जो ये जन आंदोलन था इसके साथ घटित होने वाला था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी, कोई उसके लिए तैयार नहीं था, और तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने देश, अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट कर दिया था, है ना। चाहे कि नासमझी प्रतिक्रिया हो, यानी आप पे किसी ने वार किया और आपने बिना सोचे समझे उस पर दोबारा वार कर दिया हो, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, लेकिन चाहे वो ऐसी प्रतिक्रिया नासमझी भरी ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, लेकिन इससे विदेशी शासन के विरुद्ध जो भारतीय थे उनकी घृणा प्रकट हो रही थी। भारतीय अब स्वतंत्रता के लिए कितने उतारू और देश के लिए उनका कितना प्रेम था, यह सब स्पष्ट प्रकट हो रहा था। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। तो यहाँ बताया गया है कि 1942 में जो दंगे हुए उसमें पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए और घायल हुए जो संख्या है उनका एक लगभग अगर आंकड़ा माने तो कम से कम 1028 लोग मरे होंगे उस समय, और 3200 के लगभग लोग घायल हुए होंगे। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या कम से कम 25,000 आंकी जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है और शायद यह संख्या 10,000 के आसपास होगी। तो दंगों का दृश्य उस समय देखा नहीं जाता था, ऐसी हालत थी, जगह जगह सड़कों पर मृतक पड़े थे, लोग मरे पड़े थे। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर ज़िले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी ज़िलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया ज़िले में, जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। अब यह बताया गया है कि यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया।
कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विरोध से ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने के लिए ब्रिटिश शासन को कई कई दिन और कई कई हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से कहाँ कहाँ हुआ? बिहार में, बंगाल के मिदनापुर ज़िले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में ऐसा हुआ। और साथ ही दक्षिण संयुक्त प्रांत के बलिया ज़िले में तो दोबारा से ब्रिटिश शासन को भीड़ के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी, परंतु भीड़ के खिलाफ इस कार्यवाही में शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई ऐसी शिकायत नहीं दर्ज की गई। तो यहाँ पे पाठ 9 का अध्याय 9 का एक भाग, पहला भाग समाप्त हुआ। अगला भाग हम पढ़ेंगे अगले कालांश में।